हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी जनन स्वास्थ्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में अध्याय 3 जनन स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बन सकते थे सभी कवर किए गए हैं और जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें। अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न कवर करा रहे हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आइए पहला क्वेश्चन है, यौन संक्रमित रोगों के कारण होते हैं। तो यौन संक्रमित जो रोग होते हैं वो किस किस के कारण होते हैं? तो यौन संक्रमित जो रोग हैं वो विषाणुओं के कारण हो सकते हैं, जीवाणुओं के कारण हो सकते हैं और प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है दूसरा, आपतित गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि उनका उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग जो है यदि समागम के 72 घंटे के अंदर किया जाए तो यह प्रभावी होंगे, इसलिए इनका उपयोग समागम के 72 घंटे के अंदर किया जाना चाहिए, गर्भ निरोधकों का प्रयोग। अगला है, जनन नियंत्रण की एक विधि है। तो जनन नियंत्रण में जो विधि है एक, उसका नाम है आईयूडी भी है, आईयूडी जिसको हम कॉपर टी भी बोलते हैं। तो आईयूडी जो है वो जनन नियंत्रण की एक विधि है जो स्त्रियों महिलाओं के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कॉपर टी, इसी को हम कॉपर टी भी बोलते हैं। कॉपर टी क्या है? एक अवरोध का कार्य करती है। किसका कार्य करेगी कॉपर टी? अवरोध का कार्य करेगी, जिससे जो शुक्राणु है वो गर्भाशय के अंदर ना जा सके। अगला 5वां क्वेश्चन है, गर्भपात की शल्यक विधि में कितने सप्ताह तक के गर्भ को निकाला जा सकता है? तो गर्भपात की जो शल्यक विधि होती है उसमें 20 सप्ताह के जो गर्भ होते हैं उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सप्ताह की। कौन सी विधि है? गर्भपात की शल्यक विधि में। अगला 6वां क्वेश्चन है, अकैतनीय बंध्याकरण को कहते हैं। तो अकैतनीय जो बंध्याकरण है उसको हम ईश्वर कहते हैं। क्या कहेंगे? ईश्वर कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, GIFT का तात्पर्य है। तो GIFT जो है इसका फुल फॉर्म है गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो ये फुल फॉर्म है GIFT का। जी से गैमेटिक, आई से इंट्रा, एफ से फैलोपियन, टी से ट्रांसफर। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, GIFT का फुल फॉर्म। अगला 8वां क्वेश्चन है, निषेचन को रोकना। तो निषेचन को रोकने के लिए हम कॉपर टी या आईयूडी का प्रयोग करते हैं। तो निषेचन को रोकना, कॉपर टी को भी आईयूडी कहते हैं। तो निषेचन को रोकना क्या कहलाएगा? कॉपर टी होगी या आईयूडी होगी। अगला, आईयूडी की फुल फॉर्म क्या है? आईयूडी की फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्रेन डिवाइस।
क्या है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। अगला 10वां क्वेश्चन है, जनन शब्द से क्या तात्पर्य है? तो जनन जो शब्द होता है उससे तात्पर्य है कि शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए और सामाजिक स्वास्थ्य होना चाहिए। तो जनन शब्द से तात्पर्य है शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। अगला 11वां क्वेश्चन है, पुरुषों में बंधकरण की विधि है। तो जो पुरुषों में बंधकरण की विधि होती है उसको हम वैसेक्टोमी कहते हैं। तो पुरुषों में जो बंधकरण की विधि होती है उसको हम वैसेक्टोमी कहते हैं, और जो महिलाओं में विधि होती है उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यहाँ पे आपसे पुरुषों की भी विधि पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर है वैसेक्टोमी। हमारे जो वस्तुनिष्ठ चल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ चल रहे हैं, और ये इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है वो आपकी वार्षिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और आपकी बुक में से एक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ छांट करके हमने आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। अगला 12वां क्वेश्चन है, यूवीएफ में स्थानांतरित किया जाता है। तो यूवीएफ जो होता है उसमें स्थानांतरित किया जाता है तो 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नली में कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा और किसको किया जाएगा? 16 कोरक जो खंडों वाले भ्रूण होता है उसको फैलोपियन नली में ट्रांसफर किया जाता है। तो क्या कहलाता है? IVF कहलाएगा। अगला 13वां क्वेश्चन है, मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है। तो मृत्यु दर पर जो जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाएगा वो है जैविक इंडेक्स। जैविक इंडेक्स कहलाएगा मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत अनुपात। अगला 14वां क्वेश्चन है हमारा, लैंगिक संसर्गजन्य रोग है। तो ये है एड्स होगा। क्या होगा? एड्स है इसका आंसर। जो लैंगिक संसर्गजन्य रोग है वो क्या है? वो एड्स है। अगला 15वां क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में प्रयुक्त होने वाले रसायन का नाम है। तो जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं इनमें जो प्रयुक्त होने वाला रसायन है वो क्या कहलाता है? तो उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। दो प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होते हैं, यह गर्भ निरोधक गोलियों में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया गर्भावस्था की किस अवधि में अपनाई जाती है? तो एमनियोसेंटेसिस जो प्रक्रिया होती है जो गर्भावस्था की किस अवधि में अपनाई जाती है? तो यह 15 से 20 सप्ताह के अंदर जो अवधि होती है 15 से 20 सप्ताह की, उसमें अपनाई जाती है। अगला 17वां क्वेश्चन है, 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भाधान न होने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको हम बंधिता कहते हैं। क्या कहेंगे? बंधिता कहेंगे। 18वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक खतरनाक यौन संचित रोग का नाम बताइए। तो सबसे खतरनाक जो यौन संचित रोग है ये एड्स है। क्या कहलाएगा? एड्स सबसे खतरनाक यौन संचित रोग माना जाता है। अगला 19वां क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव जनसंख्या का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। 20वां क्वेश्चन है, IUCD का पूरा नाम बताइए। तो किसका बताना है हमें? IUCD का। इस अध्याय में जितने भी जो फुल फॉर्म होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आपके जो फुल फॉर्म हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको जरूर ध्यान से याद करें। IUCD का पूरा नाम बताइए। तो IUCD का जो पूरा नाम है वो है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन, आई से इंट्रा, यू से यूटेराइन, सी से कॉन्ट्रासेप्टिव और डी से डिवाइसेस।
अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा अल्पता का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो प्रतिरक्षा जो अल्पता है उसका उदाहरण है एड्स। तो प्रतिरक्षा जो अल्पता है, जो एड्स रोग होता है, यह आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है, जिससे आपके पास रोगों से लड़ने वाली क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। अगला 22वां क्वेश्चन है, गर्भावस्था में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने की विधि का क्या नाम है। तो जो गर्भावस्था में आनुवंशिक विकारों का पता लगाने वाली जो विधि है उसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। अगला 23वां क्वेश्चन है, महिला नसबंदी को क्या कहते हैं। तो अभी हम बता चुके थे आपको पहले कि महिलाओं की जो नसबंदी होती है उसको हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और जो पुरुषों की नसबंदी होती है उसको हम, आप ऊपर देख के बता सकते हैं, क्या कहेंगे उसको हम? वैसेक्टोमी कहते हैं। अगला 24वां क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोली है। तो गर्भ निरोधक गोलियों में जो सबसे पहली गोली चलाई गई थी वो सहेली नाम से सरकारी गोली चलाई गई थी। अगला 25वां क्वेश्चन है, भारत में विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए निर्धारित किया गया है। तो कितनी मानी गई है? 18 साल मानी गई है। अगला 26वां क्वेश्चन है, शुक्राणुओं को कृत्रिम रूप से मादा की योनि या गर्भाशय में प्रविष्ट कराना कहलाता है। तो यह IUI कहलाएगा। क्या है? IUI, अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। क्या कहलाएगा? अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन। शुक्राणुओं को कृत्रिम रूप से मादा की जो योनि में या डायरेक्ट वहां पर पहुंचाना जो कहलाता है वो IUI कहलाता है। अगला 27वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में सन 1951 में शुरू हुई परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो होते हैं उनको हम परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। जो भारत में कब स्टार्ट हुए थे? 1951 में स्टार्ट किए गए थे। उनका नाम है परिवार कल्याण। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के शरीर से फैलोपियन ट्यूब को अलग करना कहलाता है। तो ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। जो फैलोपियन ट्यूब को अलग करना है वो ट्यूबेक्टोमी कहलाएगा। अगला, एड्स रोग होता है। तो एड्स रोग कैसा है? एक वायरस जनित रोग है। एड्स वायरस से फैलता है। अगला 30वां क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ है शिशु जब अंडाणु को बाहर निषेचित करके गर्भाशय में रोपित किया जाता है। तो यही काम किसका है? टेस्ट ट्यूब बेबी का काम है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में अंडाणु को कहीं भी बाहर निषेचित करके गर्भाशय में रोपित किया जाता है। ये काम है टेस्ट ट्यूब बेबी का, कि टेस्ट ट्यूब बेबी जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनके अंडाणु को बाहर निषेचित करके गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, और इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अगला 31वां क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है गर्भावस्था के 15 से 20 सप्ताह में। कब अपनाई जाएगी? 15 से 20 सप्ताह में एमनियोसेंटेसिस जो प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाती है। अगला 32वां क्वेश्चन है, एक ऐसी महिला जो दूसरी महिला के निषेचित अंडे को उसके गर्भाशय में रोपित करने से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसको हम सरोगेट माता कहेंगे। सरोगेट जो माता होती हैं वो किसी दूसरे के अंडाणु को अपने गर्भाशय में रोपित करती हैं, तो उसको हम सरोगेट माता कहते हैं। अगला, एड्स की फुल फॉर्म बताइए। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है? ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एड्स
किसके द्वारा फैलता है? तो एड्स जो है वो वायरस के द्वारा फैलता है। अगला, सहेली क्या है? यह एक गर्भ निरोधक गोली है। सहेली क्या है? एक गर्भ निरोधक गोली होती है। अगला 36वां क्वेश्चन है, जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि क्या कहलाती है? तो जन्म के पूर्व जो जांचने की विधि है वो एमनियोसेंटेसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एमनियोसेंटेसिस। 37वां क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक पुट्टिका में प्रोजेस्टेरोन, तो गर्भ निरोधक पुट्टिका में जो प्रोजेस्टेरोन है जे अंडोत्सव को रोकता है। तो प्रोजेस्टेरोन क्या कहता है? अंडोत्सव को रोकता है। गर्भ निरोधक पुट्टिका में जो प्रोजेस्टेरोन होता है यह अंडोत्सव को रोकता है। 40वां क्वेश्चन है, रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो रिट्रोवायरस होता है उसके कारण एड्स उत्पन्न होता है। कौन सा? एड्स। यह यौन संचयित रोग है। एड्स जो होता है, जो यौन संचयित रोग होता है वह रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है। अगला 41वां क्वेश्चन है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण में क्या उपाय हैं? तो संतानोत्पत्ति जो नियंत्रण की विधियां होती हैं इनको हम कई प्रकार से रोक सकते हैं। जो गर्भ निरोधक विधियां होती हैं इनको हम कई प्रकार से कह सकते हैं। तो कुछ तो हार्मोनल विधि होती हैं, कुछ प्राकृतिक विधियां होती हैं और कुछ यांत्रिक विधियां होती हैं। तो हम 3 तरह की इन विधियों से, अलग अलग प्रकार की विधियों से हम जो संतानोत्पत्ति है या गर्भ निरोधक है जो विधियां कहलाती हैं और यह गर्भ निरोधक विधियां कहलाती हैं और इससे हम संतानोत्पत्ति को रोक सकते हैं। अगला 42वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है। तो वर्तमान समय में जो गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि जो है ये है अंतर गर्भाशयी युक्ति, IUD। IUP नहीं है, यहाँ पे IUD है। क्या होगा? IUD। अगला 43वां है, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया। कौन से वैज्ञानिक ने जनसंख्या पर निबंध लिखा है? तो माल्थस ने निबंध लिखा है। किसने? माल्थस ने जनसंख्या पर निबंध लिखा है। अगला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो यह जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है जी 1951 में प्रारंभ किया गया था। अगला 45वां क्वेश्चन है, RCH का पूरा नाम क्या है? तो RCH जो इसका पूरा नाम है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। RCH क्या है? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, MTP की फुल फॉर्म क्या है? तो MTP की जो फुल फॉर्म होती है वो MTP की जो फुल फॉर्म होती है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। अगला क्वेश्चन है 47वां, शुक्राणु का गर्भाशय में प्रवेश रोकने के लिए किसका उपयोग होता है? तो शुक्राणु का गर्भाशय में प्रवेश रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए कई गर्भ निरोधक जो युक्तियां होती हैं वो प्रयोग में आ सकते हैं। जैसे हम कंडोम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर कंडोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48वां, लैंगिक संचयित रोग हैं। तो लैंगिक संचयित जो रोग हैं वो गोनोरिया भी हो सकता है, एड्स भी है और सिफिलिस भी होता है। अगला क्वेश्चन है, CDRI क्या है? CDRI की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल, D से ड्रग, R से रिसर्च और I से इंस्टीट्यूट। C से सेंट्रल, D से ड्रग,
आर से रिसर्च, आई से इंस्टीट्यूट, तो CDRI का जी फुल फॉर्म हो गया है। अगला 50वां क्वेश्चन है, सिफिलिस किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो जो सिफिलिस होता है ये ट्रोपोनीमा पैलिडम द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलेगा? ट्रोपोनीमा पैलिडम के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है 51वां क्वेश्चन है, जननिक परिसर्प किसके द्वारा होता है? तो जननिक परिसर्प जो है यह विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होगा। अगला 52वां क्वेश्चन है, जेनाइटल हर्पीस रोग वाहक होता है। तो जेनाइटल हर्पीस रोग जो होता है ये वायरस रोग है और यह कैसा होता है? तो जो वायरस होता है ये हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु द्वारा यह रोग होता है। किसके द्वारा? जो वायरस है ये हर्पीज सिंप्लेक्स विषाणु के द्वारा होता है। कौन सा रोग है ये है जेनाइटल हर्पीस रोग जो होता है। अगला 53वां क्वेश्चन है, जेनाइटल रोग के लक्षण व उपचार बताइए। तो जेनाइटल रोग जो होता है इसके लक्षण हैं, जननांगों पर दर्द युक्त होते हैं, छाले, और उपचार इनका कोई नहीं है। तो जो जेनाइटल रोग होते हैं इसमें जननांगों पर छाले आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 54वां, जेनाइटल बार्ड्स रोग के कारण है। तो ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु, ह्यूमन पैपिलोमा विषाणु HPVS, यह विषाणु वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? यह वायरस के द्वारा होता है, याद रखें आप इसको। अगला, गोनोरिया रोग का रोग वाहक क्या है? तो गोनोरिया रोग का जो रोग वाहक है यह बैक्टीरियल द्वारा होता है। किसके द्वारा? बैक्टीरियल द्वारा होता है। उसका जो बैक्टीरिया है वो है निसेरिया गोनोरिया। क्या है? निसेरिया और गोनोरिया है जो इसका वाहक। और यह किसके द्वारा फैलता है? यह बैक्टीरियल द्वारा फैलता है। वाहक कौन सा है? निसेरिया गोनोरिया वाहक इसका। अगला, गोनोरिया रोग के लक्षण है। तो गोनोरिया रोग का जो लक्षण है वो समस्त जननांगों का संक्रमण होता है। इससे क्या हो जाता है? समस्त जननांगों का संक्रमण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 57वां क्वेश्चन है, क्लेमाइडिएसिस किसके द्वारा फैलता है? तो क्लेमाइडिएसिस किसके द्वारा फैलेगा? तो यह बैक्टीरियल रोग है, यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? यह बैक्टीरियल रोग है, यह बैक्टीरिया के द्वारा फैलेगा। कौन सा? क्लेमाइडिएसिस, क्लेमाइडिएसिस। अगला क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन है, क्लेमाइडिएसिस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो क्लेमाइडिएसिस रोग से जो प्रभावित अंग है ये वेजाइना का सफेद चकत्ते या PID निस्टेटिन, वेजाइना पर क्या हो जाएंगे? सफेद चकत्ते पड़ जाएंगे। अगला 59वां क्वेश्चन है, सिफिलिस रोग के लक्षण व उपचार बताइए। तो सिफिलिस जो रोग होता है जो कैंसर एवं त्वचीय फोड़ा होता है। तो कैसा होगा ये? कैंसर एवं त्वचीय फोड़ा या फुंसी, बेंजीन एवं पेनिसिलिन, इसका उपचार क्या है? बेंजीन एवं पेनिसिलिन इसका उपचार है। अगला क्वेश्चन है, कैंक्राइड रोग का रोग वाहक है। तो किसका? कैंक्राइड जो रोग होता है इसका रोग वाहक जो है वो हीमोफिलस ड्यूक्रेई, तो हीमोफिलस ड्यूक्रेई। अगला क्वेश्चन है 61वां, कैंक्राइड रोग के लक्षण एवं उपचार बताइए। तो कैंक्राइड रोग के जो लक्षण और उपचार हैं तो इनका लक्षण जो है वो गंदा बदबूदार स्राव एवं छाले पड़ जाते हैं जननांगों पर। इसका उपचार है सल्फोनेमाइड। क्या है? सल्फोनेमाइड इसका उपचार है। अगला 62वां क्वेश्चन है, ट्राइकोमोनियासिस
किसके द्वारा होता है? तो ट्राइकोमोनियसिस जो होता है वो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलेगा? प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है 63वां क्वेश्चन है, ट्राइकोमोनियसिस का लक्षण व उपचार बताइए। तो ट्राइकोमोनियसिस का जो लक्षण है वो हरे पीले रंग का वेजाइना स्राव होता है और इसका उपचार है मेट्रोमिडाजोल। क्या है? मेट्रोमिडाजोल। किसका है जी? ट्राइकोमोनियसिस का। अगला क्वेश्चन है, मृत गर्भ के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मृत गर्भ के जो बच्चा होता है उसको स्टिल बर्थ कहते हैं। स्टिल बर्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टिल बर्थ कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, IVF का पूरा नाम क्या है? किसका? IVF का जो पूरा नाम है वो क्या है? तो वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। अगला 66वां क्वेश्चन है, गोनोरिया रोग कहाँ होता है? तो यह मूत्र मार्ग में होता है। जो गोनोरिया रोग होता है यह मूत्र मार्ग में होता है। अगला क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन है, IVF उपचार से जन्म लेने वाला प्रथम शिशु कौन सा है? तो IVF जो उपचार है इससे जन्म लेने वाला जो प्रथम शिशु है ये लुइस ब्राउन है। कौन सा है? लुइस ब्राउन प्रथम शिशु है। अगला 68वां क्वेश्चन है, एक कारण बताइए जिसमें जनसंख्या नियमित रूप से बढ़ती है। तो जनसंख्या का नियमित रूप से बढ़ने की जो क्रिया है वो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है अशिक्षा। क्या है? अशिक्षा। यदि अशिक्षा है तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा स्पीड से बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु एवं अंडाणु के भौतिक संपर्क रोकने हेतु प्रयुक्त रोकथाम को क्या कहते हैं? तो इसको हम कंडोम कहेंगे। जो शुक्राणु अंडाणु के भौतिक संपर्क को रोकना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कंडोम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को क्या कहते हैं? तो प्रसव के पूर्व स्वैच्छिक रूप से गर्भ के जो समापन होता है उसको MTP कहते हैं। क्या कहते हैं? MTP। स्वेच्छा से अपने अनुसार गर्भ का समापन करना MTP कहलाता है। यह चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाएगा। अगला 71वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से जनन क्रिया में अक्षमता को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक रूप से जनन क्रिया में जो अक्षमता होती है उसको हम बंध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? तो कृत्रिम रूप से निषेचित भ्रूण को मादा के गर्भाशय में स्थापित करना ZIFT कहलाता है। जिफ्ट कहलाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है इग्यूमेनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। इग्यूमेनज अंतःफैलोपियन स्थानांतरण। दोस्तों, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके चल रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चल रहे हैं और इस प्रकार से आपको जो वस्तुनिष्ठ की तैयारी है पूरी YouTube में कहीं भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियो है उसको ध्यान से देखें, क्योंकि यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं यह आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से चैप्टर बाय चैप्टर और इसमें छोटे और बड़े सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको भी कवर किया गया है और आपके लिए GPH परीक्षा अध्ययन के सबकी ज्ञानालोक सभी को देखते हुए इसमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बनाए गए हैं। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी बेहतर करें। ऐसे ही अच्छी तैयारी आपको करना यदि है तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हम आपके लिए वस्तुनिष्ठों की जो सीरीज चला रहे हैं यह आपके वार्षिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
73वां क्वेश्चन देखते हैं। मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत अनुपात कहलाता है। तो इसको हम पहले बता चुके हैं कि जैविक इंडेक्स कहलाता है। तो मृत्यु दर पर जन्म दर का प्रतिशत जो है वो जैविक इंडेक्स कहलाता है। अगला 74वां क्वेश्चन है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला 75वां क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण का उपाय क्या है? तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम बहुत सी युक्तियां अपना सकते हैं, जिनमें हम देखते हैं कि गर्भ निरोधक गोलियां हो सकती हैं, कॉपर टी भी हो सकती है, कंडोम का प्रयोग भी हो सकता है और डायफ्राम भी हो सकता है, शुक्राणुनाशक क्रीम भी हो सकती है और लास्ट में नसबंदी, जिसको हम अभी बता चुके हैं कि पुरुषों की और महिलाओं की गर्भ जो तकनीक है उसको हम ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी कहते हैं, वह नसबंदी कहलाती है। तो आइए इस वीडियो में हम चैप्टर जो हमारा 3 चैप्टर है जनन स्वास्थ्य के सभी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और यह आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो यह अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। आइए अगले वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे। आपके लिए इसी प्रकार से हम बहुत ही अच्छे अच्छे वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तो धन्यवाद।